हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं पार्थ और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पार्थ्स बायोलॉजी पर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर we had already discussed about mitosis. Today we'll start with meiosis. बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है कौन सा? meiosis। सबसे पहली चीज, meiosis वर्ड किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, फार्मर एंड मूरे। फार्मर एंड मूरे गिव्स द टर्म meiosis। ठीक है, आगे चलते हैं। meiosis क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है, एक ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या हो रही है? हाफ हो रही है। यानी पेरेंट सेल के अंदर अगर 20 क्रोमोसोम है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी आफ्टर मियोसिस, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितनी रह जाएगी? 10। यानी रिड्यूस्ड हो गई है, हाफ हो गई है क्या? क्रोमोसोम नंबर। सच काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या था, हमने क्या बोला? मियोसिस हमेशा 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 याद रखना कौन सी सेल में होएगा? ओनली एंड ओनली इन द डिप्लॉइड सेल। याद रखिएगा इस चीज को, क्या कि माइटोसिस जो होता है वो याद रखिएगा डिप्लॉइड सेल में भी होता है और हैप्लॉइड सेल में भी होता है। कि अगर डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होएगा तो जो सेल्स बनेंगी वो डॉटर सेल्स, वो कैसी होंगी? डिप्लॉइड। और अगर हैप्लॉइड सेल में होएगा तो उससे भी जो डॉटर सेल बनेगी वो कैसी होंगी? हैप्लॉइड। यानी माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगी, किसकी? डॉटर सेल्स एंड पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाएगी? हाफ बिटवीन डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? तो याद रखिएगा कि माइटोसिस दोनों सेल्स में हो सकता है, कौन सी? डिप्लॉइड भी और हैप्लॉइड भी। लेकिन मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होएगा, हमेशा किस में होएगा? डिप्लॉइड सेल में। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बोला ये एक डॉटर सेल है जो ये एक पेरेंट सेल है जो हैप्लॉइड है, जिसमें हमने मियोसिस कराया, जिससे सेल्स जो बन रही है उनमें क्रोमोसोम नंबर n/2 हो गई, यानी हाफ हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। सो मियोसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन ए हैप्लॉइड सेल, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली इन द डिप्लॉइड सेल। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा किसके बीच में? माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आगे चलते देखिएगा। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे थे कि मियोसिस हमेशा कौन सी सेल में होगा? डिप्लॉइड सेल में, जिससे जो डॉटर सेल बनेंगी वो कैसी बनेंगी? हैप्लॉइड होंगी, जिनको मेनली हम क्या बोल रहे हैं? गैमेट्स। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होएगा, जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं आते हैं, व्हाट इज डिप्लॉइड सेल एंड व्हाट इज हैप्लॉइड सेल? है क्या, मीनिंग क्या है? डिप्लॉइड सेल क्या होती है? हैप्लॉइड सेल क्या होती है? हमें बोल दिया जाता है कि ये डिप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड और ए हैप्लॉइड सेल? जरा ध्यान से सुनिएगा। इतना तो आपको पता है, डिप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 2n से, और हैप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, इसको कंसेप्ट को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। हम सभी का, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे मिल रहे हैं, उन सभी का ओरिजिनेशन एक सिंगल सेल से होता है। दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। उस सिंगल सेल को हम क्या नाम दे रहे हैं? जाइगोट। ठीक है, सपोज ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो जाइगोट जो था वो किसके फ्यूजन से बना है? ओवम एंड स्पर्म। स्पर्म फादर से आ रहे हैं, ओवम मदर से आ रहे हैं। ये कैसी सेल्स हैं आपकी? हैप्लॉइड। अभी मत पूछिए हैप्लॉइड का मीनिंग क्या, अभी सिर्फ इतना सा, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, दोनों के फ्यूजन से जो सेल बन रही है वो क्या बन रही है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या था। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम है 23, स्पर्म के अंदर। सिमिलरली ओवम के अंदर भी कितने हैं? 23। अब ये जो स्पर्म के अंदर 23 हैं, आइदर ये 22+y हो सकते हैं या 22+x हो सकता है, लेकिन ओवम में हमेशा क्या रहेगा? 22+x। तो सेक्स कौन डिसाइड करेगा? कौन? स्पर्म के ओवम। आपको समझ में आ जाएगा कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं एक मेल हूं, इट मींस कहीं ना कहीं फादर से जो स्पर्म आया होगा दैट कंटेन सेक्सुअल क्रोमोसोम कौन? y। तो अब जरा सोचिए, 22+y, 22 क्रोमोसोम प्लस y क्रोमोसोम, इधर भी 22 क्रोमोसोम प्लस x क्रोमोसोम, मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सेल जिसका नाम है जाइगोट।
जिसमें टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए हैं 46, जिसमें से 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम थे, पर्टिकुलरली कौन से, हम यहां पर बात कर रहे हैं मेल की, यानी कौन से थे XY, या अगर फीमेल की बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे XX, ठीक है, प्लस 44 रिमेनिंग क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। बेटा जी यहां पर 22 क्रोमोसोम में से मैंने लिया कौन सा, क्रोमोसोम फर्स्ट। ये क्रोमोसोम फर्स्ट किसका है, ओवम का, इट मींस ये मदर का है। और यहां से 22 क्रोमोसोम में से मैंने लिया कौन सा, क्रोमोसोम फर्स्ट, ये किसका है, फादर का है, क्योंकि स्पर्म से आ रहा है। तो जरा सोचिए, जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम फर्स्ट कितने हैं, 2 हैं। एक किसका है, मदर का है, यानी क्रोमोसोम फर्स्ट कितने हैं, टोटल नंबर कितनी है, 2 हैं। एक क्रोमोसोम फर्स्ट किसका है, मदर का है, और एक किसका है, फादर का है। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर सेकंड जो होएगा वो कितने होंगे जाइगोट के अंदर, 2 होंगे, एक मदर का होएगा और एक फादर का होएगा। ऐसे करते 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 क्रोमोसोम नंबर जो 22 होगा वो भी कितने होंगे, 2, एक मदर का होएगा और एक फादर का होएगा। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए हैं, 44। समझ में आ गया। तो 44 क्रोमोसोम्स प्लस 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम्स कंटेनिंग सेल, ये सेल जो जाइगोट है इट इज डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड का मतलब क्या है समझिए, देखिएगा, ये 23 क्रोमोसोम जो किससे आ रहे थे, स्पर्म से, ध्यान से सुनना, ये 23 क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स या 22 प्लस 5 जो स्पर्म से आ रहे हैं, ये मिलकर 23 क्रोमोसोम मिलकर कहला रहे 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक कंप्लीट सेट है किसका, क्रोमोसोम का। कितने क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का एक सेट है ये, किसके अंदर, स्पर्म की सेल में, स्पर्म सेल में। सिमिलरली ओवम में 23 क्रोमोसोम का पूरा एक सिंगल सेट जो है वो भी मिल रहा है, ठीक है। अब याद रखना, एक कंप्लीट सेट अगर एक सेल में मिलेगा तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड सेल, और ये सिंगल सेट क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड सेट। इस सेल में भी क्या मिल रहा है, हैप्लॉइड सेट। तो जरा सोचिए, एक सेट ये जब ये दोनों फ्यूज्ड हो जाएंगी तो जाइगोट के अंदर कितने सेट आ रहे हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट आ रहे हैं। एक पूरा कंप्लीट सेट किससे आ रहा है, मदर से, एक पूरा कंप्लीट सेट किससे आ रहा है, फादर से। तो जरा सोचिए, इस जाइगोट के अंदर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं। ऐसी सेल को जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, ऐसी सेल को हम बोलेंगे डिप्लॉयड सेल। और ऐसी सेल जिसके अंदर केवल एक सेट मिलेगा, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। सपोज मैं यहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बात, जैसे हमारे अंदर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 46, ठीक है। मैं मान लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं जिसकी एक सेल के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 4 मान लेते हैं, कितने हैं, 4। इट मींस 2 किससे आए होंगे, फादर से, और 2 किससे आए होंगे, मदर से। यानी क्रोमोसोम फर्स्ट जो होंगे वो कितने होंगे, 2, एक मदर का होएगा और एक फादर का। सिमिलरली क्रोमोसोम सेकंड कितने होंगे, 2, एक किसका होएगा, मदर का और एक फादर का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम दिया बेटा जी हमने इनको, फर्स्ट को क्या नाम दिया है, होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिएगा, होमोलोगस, होमो मीन्स सेम, और लोगस वर्ड कम्स फ्रॉम लोकाई, एंड लोकाई मीन्स लोकेशन। अब सेम लोकेशन का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनिए। हालांकि ये 12th क्लास में जेनेटिक्स में आता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला एक करेक्टर को डिसाइड करेंगे कौन, 1 पेयर ऑफ जीन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, एक करेक्टर को कौन डिसाइड करता है, एक जोड़ी, यानी 1 पेयर ऑफ जीन्स। जैसे मैंने बोला कैपिटल टी, ये 2 जीन है। This capital T gene regulating a character height and this capital T gene also regulating a character height. capital T यानी कैसा होएगा करेक्टर, कैसा होएगा, हाइट कैसी होएगी, टॉल होएगी। इतनी सी बात तो आप समझ में आती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यानी एक करेक्टर था, क्या था, हाइट थी, उस करेक्टर को रेगुलेट करते हैं कौन,
वन पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, अब ये जो पेयर है जीन्स का, इसमें से एक जीन अगर यहां पर है, इस क्रोमोसोम पर है, तो दूसरा जीन जो होएगा उसके किस पे मिलेगा? ये अगर क्रोमोसोम फर्स्ट जो था मदर पे था ये वाला जीन, तो ये दूसरा जीन किस पे मिलेगा? क्रोमोसोम फर्स्ट किस पे? फादर पे। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेम पेयर ऑफ जीन, याद रखना क्या, एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक पेयर ऑफ जीन जिन क्रोमोसोम पर मिलते हैं एट सेम लोकेशन। याद रखना कहां पर? सेम लोकेशन पे। अब सेम लोकेशन का मीनिंग क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, हियर इट इज ऑल्सो सेंट्रोमियर। मैंने बोला 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर एक जीन मिल रहा था, कौन? कैपिटल टी। तो यहां पर भी 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा जीन मिल रहा है? कैपिटल टी। यानी आपसे क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आपको कि एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक पेयर ऑफ जीन्स जो हैं वो सेम लोकेशन पर मिल रहे हैं जिन क्रोमोसोम पर, उन क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आएगा और दूसरा क्रोमोसोम किससे आएगा? फादर से आएगा। जब ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल के अंदर मिलेंगे, ऐसी सेल को हम बोलेंगे डिप्लॉइड। अगर दोनों में से एक अलग सेल में मिल रहा है, ये अलग सेल में मिलेगा, तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मियोसिस, की मियोसिस में डिप्लॉइड सेल से क्या बन रही है? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या था और हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? अब हम यहां पर प्रोसीजर देखेंगे कि मियोसिस में किस तरीके से क्रोमोसोम की नंबर हाफ होने वाली है। ठीक है, ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की डिस्क्रिप्शन की। क्या देखिएगा बेटा जी, मियोसिस जो होता है, एक कंप्लीट मियोसिस इज मेड अप ऑफ टू डिविजन्स, वन इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड अदर इज कॉल्ड मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा कैसे होता है मियोसिस फर्स्ट, कैसे होता है मियोसिस सेकंड। एक एग्जांपल ले रहे हैं, देख रहे हैं। सपोज एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं? 4, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4। मैंने आपको बता दिया मियोसिस हमेशा किसमें होगा? डिप्लॉइड सेल में। इस सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने मिल रहे हैं? 4। ठीक है, डिप्लॉइड है, इट मींस क्रोमोसोम फर्स्ट कितने होंगे? 2, एक मदर का और एक फादर का। सेकंड कितने होंगे? 2, एक मदर का और एक फादर का। यानी क्रोमोसोम फर्स्ट कितने मिलेंगे? 2, क्रोमोसोम सेकंड कितने मिलेंगे? 2, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मिलेगा। ये दोनों मिलकर क्या कहला रहे हैं? 1 होमोलोगस पेयर। और ये भी क्या कहला रहा है? 1 होमोलोगस पेयर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैं मियोसिस फर्स्ट जब कराऊंगा तो मियोसिस फर्स्ट में पहले क्या होएगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा कैरियोकाइनेसिस जो होएगी, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। कौन कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। देखिएगा क्या होएगा जब ये चारों फेजेस हो जाएंगे। अभी एक एक फेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। जब ये चारों फेजेस हो जाएंगे यानी कंप्लीट कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, तो देखिए क्या हुआ, आपके 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। इस न्यूक्लियस को देखिए और इस न्यूक्लियस को देखिए। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम फर्स्ट मदर का आया है, फादर का नहीं आया। क्रोमोसोम सेकंड मदर का आया है, फादर का नहीं आया। ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए यहां पर मदर का आ सकता है तो दूसरा फादर का भी आ सकता है। हमने यहां पर बात करी है कि क्रोमोसोम फर्स्ट किसका आया? मदर का। और सेकंड भी किसका आया है? मदर का। फर्स्ट किसका आया है? मदर का। और सेकंड किसका आया है? मदर का। यानी इन दोनों क्रोमोसोम को उठाकर हमने एक न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया और इन दोनों क्रोमोसोम को उठाकर एक न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या था? जब होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मिल रहा था? पेयर मिल रहा था, यानी दोनों मिलेंगे।
अब हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होएगा, जब एक सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मिलेगा या पेयर में से केवल एक क्रोमोसोम मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस फाइनली हो जाएगा, सेल जब बन जाएगी तो इस सेल, इस डॉटर सेल को, एक सेल को देखते हैं, इस डॉटर सेल को पेरेंट सेल से कंपेयर करिए। होमोलोगस पेयर मिल रहा था, फर्स्ट मदर फर्स्ट फादर, यहाँ पर केवल क्या मिल रहा है, फर्स्ट मदर, फादर नहीं है, यानी ये सेल कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड। यहाँ पर देखिए सेकंड मदर का है, सेकंड फादर का है, लेकिन यहाँ पर सेकंड केवल कौन है, मदर, फादर का नहीं है। तो ये मिलकर क्या बना रहा है, एक सेट। यहाँ पर कितने सेट मिल रहे थे, 2। तो ये सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड, और ये सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो याद रखना मियोसिस फर्स्ट जो होता है, इट इज ए हेटेरोटाइपिक डिवीजन। कैसा डिवीजन है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन है, यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है, हाफ मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। स्पेसिफिकली मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो अब आप जरा सोचिए बेटा जी, ये सेल कैसी थी, डिप्लॉइड थी, तो ये सेल कैसी हो गई है, बाकी हैप्लॉइड हो गई है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नहीं मिल रहा, उस पेयर में से केवल एक मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या आएगी, हैप्लॉइड। अब यहां पर फर्स्ट मदर का है तो ऑब्वियसली यहां पर फर्स्ट किसका आएगा, फादर का। यहां पर सेकंड मदर का है तो इसमें किसका आ गया, सेकंड किसका आ गया, फादर का। ठीक है, तो आपने होमोलोगस क्रोमोसोम को, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को, एक क्रोमोसोम को एक अलग सेल में भेज दिया, दूसरे क्रोमोसोम को अलग सेल में भेज दिया। तो आपने तोड़ा नहीं है, क्रोमोसोम को नहीं तोड़ा, क्रोमोसोम को आपने रिड्यूस्ड कर दिया है। क्रोमोसोम को आप बोलेंगे हाफ एक सेल में बांट दिया और आधे को दूसरी सेल में रख दिया, बांट दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब कंसेप्ट याद करिए, हमने माइटोसिस में बात करी थी। माइटोसिस में क्रोमोसोम को तोड़ा गया था, क्रोमोसोम को क्या किया था, हमने तोड़ा था, ब्रेक किया था, यहां से ब्रेक किया था, हाफ उस सेल में गया था, हाफ उस सेल में गया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर क्रोमोसोम को नहीं तोड़ा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम को उठाकर लेकर आ गए किसमें, न्यूक्लियस में। अब जिनको ये कंसेप्ट नहीं आया अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। अब देखिएगा बेटा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये डॉटर सेल है, दिस इज हैप्लॉइड सेल एंड दिस इज डिप्लॉइड सेल। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मिल रहा था, यहां पर पेयर नहीं मिल रहा है। फर्स्ट यहां पर दोनों थे, मदर फादर थे, लेकिन यहां पर केवल कौन है, मदर का है, फादर का नहीं है। अब देखिएगा ये जो डॉटर सेल बनी है, ये अब क्या करेगी, डिवाइड तो करेगी नहीं, पहले इसको क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी। दिस ग्रोथ फेज इज ऑल्सो नोन एज, अब ध्यान से सुनना, ये जो ग्रोथ फेज है इसको मैं इंटरफेज नहीं बोलूंगा, दिस ग्रोथ फेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इंटरकाइनेसिस में, थोड़ा डिटेल में, अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे इंटरकाइनेसिस। अभी सिर्फ इतना सा याद रखिए, ये दोनों डॉटर सेल कौन सी फेज में जा रही है, ग्रोथ फेज, जिसको हमने क्या बोला, इंटरकाइनेसिस। जैसे ही ग्रोथ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अब इस सेल के अंदर क्या स्टार्ट होएगा, मियोसिस सेकंड। ये क्या कंप्लीट हो चुका है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ था, दिस डिवीजन जो हुआ था, दिस इज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट, फिर ग्रोथ हुई, अब वापस से क्या होएगा, मियोसिस सेकंड होएगा। अब जरा सोचिए, ये सेल जो है, मान लेते हैं मैंने ये वाली सेल बनाई है, सेल की बात नहीं कर रहा, एक सेल की बात कर रहा हूं इसकी। इस सेल को हमने हैप्लॉइड सेल बोला था। ठीक है, अब जरा सोचिए, मियोसिस सेकंड क्या रिडक्शनल हो सकता है, क्या हैप्लॉइड सेल में रिडक्शन कर सकते हैं, n/2 करेंगे क्या, नहीं। तो याद रखना, मियोसिस सेकंड इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। मियोसिस सेकंड किसके जैसा होता है, माइटोसिस, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिएगा क्या होगा, हम इस सेल के अंदर जब कैरियोकाइनेसिस करेंगे, क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस, तो हम क्रोमोसोम को तोड़ेंगे। याद करिए, हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना, किसको तोड़ेंगे, क्रोमोसोम फर्स्ट को। देखिए क्रोमोसोम फर्स्ट जो है मदर का, वो टूटकर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम गया है, उस क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड नहीं मिल रहे हैं, केवल कितना मिल रहा है, 1, और दूसरी वाली में 1 मिल रहा है। अब जरा सोचिए, डॉटर सेल को अगर मैं पेरेंट सेल से कंपेयर करूं, तो इस पेरेंट सेल में भी क्रोमोसोम फर्स्ट ही था ना, इसमें भी क्या है, फर्स्ट, और इसमें भी क्या है, फर्स्ट। यानी आपकी क्रोमोसोम की नंबर क्या रही है, सेम, अमाउंट क्या हो गई है, हाफ हो गई है। नंबर हाफ नहीं हुई है, अमाउंट क्या हो गई है, हाफ। ये हम कंसेप्ट पहले माइटोसिस में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है माइटोसिस, पुरानी लेक्चर को देखिएगा माइटोसिस के। ठीक है, तो यहां पर जस्ट मियोसिस सेकंड किसके जैसा होएगा, माइटोसिस, यानी ये जो हैप्लॉइड सेल है, इससे जब आप सेल बनाएंगे, 2 डॉटर सेल जो बनेंगी, दे आर आल्सो हैप्लॉइड,
ये हमारा कंसेप्ट था किसका, मियोसिस का। तो अब जरा सोचिए, एक कंप्लीट मियोसिस होने से कितनी सेल्स बनेंगी। एक डिप्लॉइड सेल के अंदर जब हमने मियोसिस फर्स्ट कराया तो कितनी डॉटर सेल बनी है, 2, और दोनों कैसी थी, हैप्लॉइड। अब इन दोनों हैप्लॉइड में जब हम मियोसिस सेकंड कराएंगे, हमने एक में कराया तो कितनी बनी है, 2, जब दोनों में कराएंगे तो कितने बनेंगे, 4। तो जरा सोचिए, मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस इज मेड अप ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही एक डिप्लॉइड सेल में कंप्लीट हो जाएगा क्या, मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकंड, तो कितनी सेल बनेंगी, 4, और वो चारों कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हमने जस्ट एक कंसेप्ट देखा है किसका, मियोसिस का। अब इनकी स्टेजेस देखने वाले हैं हम, ठीक है। सो हम यहां पर बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की। देखिएगा, जिस तरीके से माइटोसिस 4 पार्ट में डिवाइडेड था एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, उसी तरीके से मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 फेज, लाइक प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब वहां पर कंपेयर करिए, प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या क्या हुआ था, सीधा सीधा याद रखिए। हमने बोला था साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो गया था, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हो गए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगभग खत्म हो गई थी, क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाया था, क्रोमोसोम। यही बात करी थी ना। अब देखिएगा, यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं किससे, प्रोफेज फर्स्ट से। यहां पर प्रोफेज फर्स्ट और वहां के प्रोफेज फर्स्ट में दिन रात का अंतर है। यहां का जो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है, वहां पर कोई भी डिवीजन नहीं था किसका, प्रोफेज का। लेकिन यहां पर प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, जो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नाम पहले देख लेते हैं, प्रोफेज फर्स्ट जो सबसे लंबी फेज है। एक और चीज, प्रोफेज फर्स्ट आउट ऑफ दीज 4 फेजेस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, या मैं ये भी बोल सकता हूं मियोसिस का, कंप्लीट मियोसिस में सबसे बड़ा स्टेज जो है वो कौन सी है, प्रोफेज है। सबसे बड़ी फेज जो है डिवीजन की वो कौन सी है, प्रोफेज फर्स्ट है, क्योंकि ये डिवाइडेड है किसमें, 5 फेज में, ठीक है। अब देखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 फेजेस है, क्या क्या नाम है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। कौन कौन, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, जिसमें सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, लैक्टोटीन, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनना, लैक्टोटीन में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है आपने, क्या, अभी तक कोई साइटोप्लाज्म कंडेंस नहीं हुआ, ठीक है, कोई सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं हुई, केवल और केवल एक चीज हुई है, क्या, क्रोमैटिन कंडेंस हो गया है और क्या बना दिया है उसने, क्रोमोसोम। याद रखना, क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्या बना दिया है, क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम में कितनी आर्म्स हैं, 2 आर्म्स का मतलब देखिएगा, सपोज ये क्रोमोसोम है, स्क्रीनशॉट लेकर फोकस करके जूम करके देखिएगा, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में जो सेंटर पार्ट था दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर से एक आर्म इधर की तरफ है, एक आर्म इधर की तरफ है, यानी टोटल कितनी आर्म्स हैं, 2 आर्म्स हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ रहा होगा, एक क्रोमोसोम में कितनी आर्म्स हैं, 2 आर्म्स हैं। ऐसा क्रोमोसोम का यहां पर क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज लैक्टोटीन। अब किसकी बात करेंगे हम, जाइगोटीन की। ओके, सो हमने लैक्टोटीन की बात कर ली थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। क्या, देखिए, ये जो 5 फेजेस थी किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, इनमें से ये 3 फेज कौन कौन सी, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। आप अगर गलती से ये दोनों फेज भूल भी जाएं तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे कुछ भूल भी जाते हैं, इन 3 फेज को आपको कतई नहीं भूलना है। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, जिसमें से हम पहले कौन सी पढ़ने वाले हैं, जाइगोटीन, ठीक है। देखिए, हमने लैक्टोटीन में पढ़ा था क्या, कि आपका क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर क्या बना चुका था, क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर होमोलोगस पेयर मिलता है किसका, क्रोमोसोम का। जैसे हमने बोला था, ये फर्स्ट क्या है, होमोलोगस पेयर है।
सेकंड क्या है, होमोलोगस पेयर है, ये बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, ध्यान से सुनना। देखिए वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट पास दिखाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत दूर दूर है। फर्स्ट कहीं, एक फर्स्ट मदर का कहीं और है, एक फर्स्ट फादर का कहीं और है, सेकंड मदर का कहीं और है, सेकंड फादर का कहीं है, यानी बिखरे हुए हैं। लेकिन जाइगोटीन में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट और फर्स्ट होमोलोगस पेयर जो था एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए हैं। सेकंड और सेकंड एक दूसरे के क्या आ गए, बिल्कुल पास आ गए हैं, ठीक है। जब होमोलोगस पेयर जो है, क्या बात करी मैंने, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर्ड पार्ट थे, कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो उस फिनोमेना को बोला जाता है सिनेप्सिस। याद रखना, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस या साइनेप्सिस, जो भी आप प्रोनाउंस करें। तो साइनेप्सिस क्या था, किसका पास आ जाना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ठीक है। फर्स्ट पास आ गए, सेकंड पास आ गए, पास जैसे ही आ जाएंगे तो इस फिनोमेना को तो क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस, और इससे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होएगी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसको स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या बाइवेलेंट। क्या यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसे जरूर याद रखिएगा। क्लियर है, चलें आगे। अब ये हमने जाइगोटीन पढ़ लिया, अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेकाइटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, पेकाइटीन। सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पेकाइटीन की। देखिएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज है, कौन सी, पेकाइटीन। भूलना मत आपने, जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 फेजेस थी उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सी, पेकाइटीन। देखिएगा कैसे। देखिए पेकाइटीन समझने से पहले मैं जाइगोटीन एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला था जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। हमने ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई थी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जब एक दूसरे के पास आ जा रहे थे, तो उन दोनों क्रोमोसोम को मिलाकर बोला था हमने बाइवेलेंट। तो बाइवेलेंट कितने क्रोमोसोम से बना हुआ है, तो ठीक है। अब एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये वाली है, समझना। ये तो मैंने जानबूझ के दिखाई है, एक्चुअली स्ट्रक्चर ये वाली है, ऐसी है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये वाली, इस बाइवेलेंट को, इस बाइवेलेंट में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2। लेकिन वो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं, कॉइल्ड है। कौन, क्रोमैटिड। दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या मैंने यहां पर ये 2 क्रोमेटिड को एक दूसरे के पास रखा हुआ है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही जाइगोटीन से हम किस में आ रहे हैं, पेकाइटीन में, तो 2 चीजें याद रखनी, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या याद रखनी, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैंने यहां पर इन दोनों बाइवेलेंट में से सिर्फ एक बाइवेलेंट दिखाया, ये ऊपर वाला डिटेल में फर्स्ट क्रोमोसोम वाला दिखाया है, ठीक है। जरा देखिए इस बाइवेलेंट और इस बाइवेलेंट को कंपेयर करें। इस बाइवेलेंट में 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे, एक ही आर्म के अंदर 2 क्रोमेटिड थे। लेकिन अब इस क्रोमोसोम में देखिए, इस क्रोमोसोम में आपके क्रोमेटिड अलग हो गए हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं। तो जरा सोचिए, एक क्रोमोसोम में, मैं आर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से जब अलग हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, अलग से। ये क्रोमेटिड अलग दिखाई देगा और ये क्रोमेटिड अलग दिखाई देंगे। तो कितने क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, 2। आर्म्स नहीं बोल रहा हूं, क्या, 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, एक ये क्रोमेटिड और एक ये क्रोमेटिड। समझ में आ गया, एक ये वाला क्रोमेटिड और एक ये पूरा ये वाला क्रोमेटिड। टोटल कितने क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली इस क्रोमोसोम में भी कितने क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये दिखाई दे रहा है। तो अब आप जरा सोचिए, सोच समझ के मुझे बताएं, एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम है, 2। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड अलग से दिखाई दे रहे हैं, 2। तो टोटल बाइवेलेंट में कितने क्रोमेटिड दिखाई देंगे, 4। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राड।
तो बच्चों कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से सुनना, यहां पर जो बाईवेलेंट था, यहां पर जो बाईवेलेंट था, इस बाईवेलेंट में हमने क्रोमेटिड की बात नहीं करी थी, लेकिन इस बाईवेलेंट में हमने सबसे पहली चीज क्या बोली पैकाइटिन में, कि एक बाईवेलेंट में, एक पूरे बाईवेलेंट में जो दो क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जब अलग हो जाएंगे तो अलग मतलब अलग से दिखाई देने लग जाएंगे, ऐसे अलग नहीं हुआ है, अलग से मतलब दिखाई देने, सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं, एक ये क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में, इस फर्स्ट में एक ये, तो टोटल एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड, तो दो क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड, और ये दो क्रोमोसोम क्या बना रहे हैं, एक बाईवेलेंट, तो एक बाईवेलेंट में चार क्रोमेटिड सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, टेट्राड। खत्म, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इन दोनों क्रोमोसोम को यहां पर दिखा रहा हूं, ये क्रोमोसोम अब अलग से थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने इसको डैश डैश कर दिया, एक क्रोमोसोम फर्स्ट जो फादर वाला था उसको मैंने डैश डैश कर दिया, क्रोमोसोम फर्स्ट जो मदर का है उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड क्या कहला रहे हैं, सिस्टर। ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे, सिस्टर। जबकि ये वाला और ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी सी बात समझ में आई। सो ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड क्या कहला रहे हैं, आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी दो अलग अलग क्रोमोसोम के जब पास पास आ रहे थे ये वाले क्रोमेटिड, तो इनको आपने क्या बोला है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब सपोज ये मेरी एक आर्म जो है ये एक अलग क्रोमोसोम की है और ये वाली एक आर्म अलग क्रोमोसोम की, जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ गई हैं, क्या आ गई, एक दूसरे के पास पास, कौन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के पास पास आए हैं, तो इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, यहां पर इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, इनके बीच में एक गांठ, एक नोड्यूल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस नोड्यूल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसको हमने क्या नाम दिया है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या है, नोड्यूल का मतलब गांठ होती है, इस नोड्यूल में दो एंजाइम है, एक है एंडोन्यूक्लिएज और एक है लाइगेज। एक कौन सा एंजाइम है बेटा जी, एंडोन्यूक्लियस, और एक कौन सा है, लाइगेज, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, लाइगेज क्या करेगा, सीधा सीधा देखिएगा, हमने इस क्रोमोसोम फर्स्ट जो फादर का था उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट किया, क्रोमोसोम फर्स्ट मदर को हमने ब्लैंक रिप्रेजेंट किया। यहां से यहां देखिए आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम फर्स्ट फादर का जो डैश 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 पार्ट था ये वाला, यहां से कुछ पार्ट यहां आ गया और यहां से ब्लैंक पार्ट यहां चला गया, यानी आप कहीं ना कहीं इन दोनों क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसका एक्सचेंज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। डैश 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 पार्ट यहां आ गया है और ब्लैंक पार्ट यहां से यहां चला गया है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है किसका, क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसका, दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। याद रखना, इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात आ रही है बेटा जी, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराया है, तो एक्सचेंज कराने के लिए पहले यहां से काटना पड़ेगा, इधर का पार्ट काटा, इधर का पार्ट काटा, यहां से कुछ पार्ट काटा, यहां से कुछ पार्ट काटा। सबसे पहले तो काटा, ठीक है, निक किया जाएगा, ठीक है। निक करने के बाद यानी काटने के बाद फिर उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो याद रखना दोनों काम कौन कौन सा, एक तो काटने का काम, एक तो कट करने का काम और एक्सचेंज करने का काम, दोनों काम कौन कर रहा है, आपका एंजाइम, कौन, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा, ये ब्लैंक पार्ट जब यहां आएगा तो डैश 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 पार्ट के साथ जोड़ना भी तो पड़ेगा, या डैश 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 वाला पार्ट जब यहां आएगा तो ब्लैंक वाले पार्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का काम, जॉइनिंग का काम कौन करता है, याद रखना, लाइगेज। सो दिस इज
क्या यहां पर हमने क्या देखा कि बेटा सिंपल फॉर्म में, सिंपल वर्ड में बोलूं तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है, एक्सचेंज. दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ क्या, प्रोफेज फर्स्ट की कौन, पैकाइटिन, जिसमें हमने दो चीजें देखी. एक तो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ एक बाइवेलेंट में, प्लस हमने दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या करा दिया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज. दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. अब याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे ह्यूमंस, उनमें पेरेंट्स और प्रोजेनी जो होती है, यानी मेरे पेरेंट्स और मेरे में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. मैं एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हूं ना अपने पेरेंट्स की, नहीं हूं ना. क्यों नहीं हूं, क्योंकि क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं. क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस, चेंजेस आ रहे हैं. वो चेंजेस, वो वेरिएशन कौन से फिनोमेना से आते हैं, याद रखना, क्या, क्रॉसिंग ओवर. तो भूलना मत, क्रॉसिंग ओवर क्या लेकर आ रहा है, इट ब्रिंग्स आउट वेरिएशंस. क्या लेकर आ रहा है, वेरिएशंस. क्योंकि यहां पर आप क्या करा रहे हैं, एक्सचेंज करा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हमने, कौन सा, पैकाइटिन. अब सिंपल से टॉपिक है कौन सा, एक है डिप्लोटीन और एक है डायकाइनेसिस. लेकिन वो पढ़ने से पहले, डिप्लोटीन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार वापस से रिमाइंड कर देता हूं. पैकाइटिन में आपने जब क्रॉसिंग ओवर कराया था तो किसके बीच में कराया था, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से इस तरीके से लिपटी हुई है. ठीक है. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिप्लोटीन. अब डिप्लोटीन में क्या होएगा, जब ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होएंगी, जैसे देखिए धीरे धीरे अलग होएंगी, अलग होते 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 इस तरीके से जब ये अलग होएंगी तो क्या ये एक एक्स शेप की एक स्ट्रक्चर बनाएंगी या नहीं बनाएंगी. तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिप्लोटीन. याद रखना है कि एक्स शेप की क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी. कौन सी फेज में, डिप्लोटीन. सो अब हम नेक्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, दैट इज डिप्लोटीन. अब डिप्लोटीन बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी है. क्या है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है. क्या देखेगा, देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये पैकाइटिन में थी, ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, दोनों होमोलोगस हैं. लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो एक दूसरे से क्या थी, लिपटी हुई थी. ठीक है, जहां पर एक्सचेंज हो रहा था जेनेटिक मटेरियल का. जब एक्सचेंज हो चुका है पूरी तरीके से, जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज हो जाएगा, यानी पैकाइटिन जैसे खत्म हो जाएगी, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर जाएंगी, अलग होंगी. यानी ये जो सिनेप्सिस जो हुआ था अब ये हटेगा, खत्म होएगा, डिसॉल्व होएगा. जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, अनजिपिंग होएगी. मैं सिंपल सा वर्ड ले रहा हूं, क्या, अभी जिप्ड थे, अब क्या हो रही है, अनजिपिंग होएगी. जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, दूर जाएंगी, तो इस तरीके से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगी या नहीं बनेगी. दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से जब ये दूर जाते हुए, जब इस तरीके से सेपरेट होंगी, सेपरेट हो गई ना, इस तरीके से जब ये सेपरेट हो रही थी तो उस टाइम पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनी थी. दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइस्मेटा. तो याद रखना, मैंने बोला था तीन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी, जाइगोटीन, पैकाइटिन एंड डिप्लोटीन. जाइगोटीन में आपने क्या देखा, क्या सिनेप्सिस हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे. कौन बेटा जी, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आए थे, उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के पास पास आ गई हैं. पैकाइटिन में आपने क्या देखा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थी उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का क्या देख लिया, एक्सचेंज. यानी आपने क्या देखा, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, जाइगोटीन में सिनेप्सिस. और डिप्लोटीन में आपने देखा जब सिनेप्सिस खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे. कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगी. दैट इज कॉल्ड काइस्मेटा. तो काइस्मेटा इन डिप्लोटीन, क्रॉसिंग ओवर इन पैकाइटिन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस इन जाइगोटीन. उल्टा भी याद रखे, सीधा भी याद रखे. कुल मिला के तीन फेजेस आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस थी किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की. ठीक है, अब लास्ट सिंपल सी फेज रह गई है, बहुत इजी सी. कौन सी, डायाकाइनेसिस. सो द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस. ठीक है, अब देखिए डायाकाइनेसिस में क्या हो रहा है, याद करिए जो हमने माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ी थी चीजें वो हो रही हैं. बस एक चीज जो थी, क्या, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का बनना, वो कब हो गया था, प्रोफेज फर्स्ट की किसमें, लैप्टोटीन में. फिर वो क्रोमोसोम से रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. अब क्या होने वाला देखिएगा,
याद करिए वहां पर प्रोफेज में क्या होता, साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो गया था, किसमें, प्रोफेज में। वो सारी की सारी चीजें किसमें होंगी, डायकाइनेसिस में। क्या, साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हो जाएंगे, सेंट्रियोल पोल्स पर पहुंच जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे, स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, याद करिए, प्रोफेज में पढ़ी थी ना माइटोसिस के। और ये भी पढ़ा था क्या, क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर क्या बनाया था, क्रोमोसोम, जो यहां पर नहीं हो रहा, हो चुका है ऑलरेडी, कहां से, लैक्टोटीन से। ठीक है, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड डायाकाइनेसिस। ये हमने कंप्लीट किया है क्या, प्रोफेज फर्स्ट। अब इसकी बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट की। सो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मेटाफेज फर्स्ट की। ठीक है, देखिएगा, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस डायग्राम को, इन दोनों डायग्राम को देखिए, इसको मत देखिएगा अभी, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करिए। ये माइटोसिस का मेटाफेज है और ये मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट है। ठीक है, देखिएगा आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर, जिसको हमने बाइवेलेंट बोला था, फर्स्ट बाइवेलेंट है, सेकंड भी क्या है, बाइवेलेंट। इस बाइवेलेंट में फर्स्ट और फर्स्ट ऊपर नीचे हैं या आगे पीछे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, सेकंड ऊपर नीचे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, फर्स्ट सेकंड ऊपर नीचे नहीं है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। यानी माइटोसिस के मेटाफेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 6 एक ही लाइन में है। लेकिन यहां पर कितनी लाइंस बन रही हैं, 2, फर्स्ट ऊपर फर्स्ट नीचे, सेकंड ऊपर सेकंड नीचे, थर्ड ऊपर थर्ड नीचे। ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपने माइटोसिस के एनाफेज में क्या पढ़ा था कि यहां से जो सेंट्रियोल से जो क्या निकले थे, कौन, स्पिंडल फाइबर, वो क्रोमोसोम फर्स्ट, मान लेते ये क्रोमोसोम फर्स्ट है, इसको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। इस फर्स्ट को भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे, सेकंड को भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और दूसरे सेकंड को भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब ये टूटेंगे तो ये जो क्रोमोसोम होंगे यहां पर जब पहुंचेंगे तो कौन सा पहुंचेगा, फर्स्ट मदर का, फर्स्ट फादर का, सेकंड मदर का, सेकंड फादर का। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन उनका कंटेंट क्या होएगा, कम हो जाएगा। नंबर तो वही रहेगी, फर्स्ट भी आएगा मदर का, फर्स्ट फादर का भी आएगा, सेकंड मदर का भी आएगा, सेकंड फादर का भी आएगा। लेकिन यहां पर देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये हमारी मेटाफेज फर्स्ट हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं, एनाफेज फर्स्ट। यहीं के यहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, एनाफेज फर्स्ट। क्यों, क्योंकि एनाफेज फर्स्ट जो है वो डिफरेंस लेकर आ रही है किसके बीच में, माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट के बीच में। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहती है जबकि मियोसिस में हाफ हो जाती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फेज होती है, तो याद रखना, दैट फेज इज एनाफेज। कैसे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुझे बताएं, इस एनाफेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। स्पिंडल फाइबर जो यहां पर आए थे, क्या वो एक क्रोमोसोम को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहां पर क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं। यहां पर क्रोमोसोम ब्रेक डाउन या स्प्लिट नहीं, और सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठाकर ले गए हैं, कौन, आपके स्पिंडल फाइबर। तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या यहां पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, क्या इनका सेग्रीगेशन हुआ, कि मैं बोलूं यहां पर ये जो फर्स्ट था और ये जो फर्स्ट था, क्या ये फर्स्ट मदर वाला और ये फर्स्ट फादर वाले जो थे, पोल्स पर केवल मदर वाला पहुंचा है क्या, नहीं, दोनों पहुंचे। ये कंटेंट और ये कंटेंट मदर का भी जाएगा और फादर का भी जाएगा इस पोल पर, इस पोल पर मदर का भी आएगा और फादर का भी आएगा। लेकिन यहां पर देखिए, इस पोल पर क्रोमोसोम फर्स्ट केवल किसका आ रहा है, मदर का, और इस पोल पर किसका आ रहा है, फादर का। यानी यहां पर किसका पहुंचा, केवल मदर का, फादर का नहीं पहुंचा। यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। समझ में आया। तो ये कंसेप्ट था आपका किसमें, एनाफेज फर्स्ट में। क्या क्रोमोसोम टूटता नहीं है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठाकर ले जाया जा रहा है। तो एक वर्ड आपको मिलेगा क्या, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है,
अब सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या था बेटा जी, ये आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, क्या ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तोड़े नहीं जा रहे, दूर दूर जा रहे हैं। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब फाइनली आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट इधर पहुंच जाएगा, ये फर्स्ट फादर वाला इधर, ये सेकंड मदर वाला इधर आ जाएगा, सेकंड फादर वाला इधर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? टीलोफेज फर्स्ट, व्हिच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, जिसमें क्या होएगा आप जानते ही हैं, ये क्रोमोसोम जब यहां पर आएंगे ये क्या हो जाएंगे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सोच के मुझे बताएं, ये क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रोमेटिन में। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स रीअपीयर हो जाएंगे, तो वही सारी चीजें होंगी जो वहां पर टीलोफेज में हुई थी। फाइनली कैरियोकाइनेसिस हो गया या नहीं हो जाएगा? कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे आपके? दो, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस होएगा उसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाएगी? नंबर क्या हो गई? ये रिड्यूस्ड हो गई, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड हो गई है। याद रखना, क्रोमोसोम की नंबर क्या हो गई है? रिड्यूस्ड हो गई है। एक सेट जो था उसमें से हाफ सेट इधर न्यूक्लियस में आएगा, हाफ सेट इस न्यूक्लियस में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है क्या? टीलोफेज फर्स्ट तक का। ये हमारा कंप्लीट हुआ है क्या? मियोसिस फर्स्ट। अब इसके बाद क्या होएगा? इंटरकाइनेसिस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्या होएगा? इंटरकाइनेसिस। वो और एक बार देख लेते हैं जल्दी। यहां पर बात कर रहे हैं इंटरकाइनेसिस की, वो समझने से पहले देखिएगा हम डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट माइटोसिस मियोसिस में। देखिएगा, सपोज ये एक सेल है जिसके अंदर दो क्रोमोसोम मिल रहे हैं, डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम फर्स्ट और फर्स्ट दोनों मिल रहे हैं, एक मदर का और एक फादर का। होमोलोगस क्रोमोसोम है, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यहां पर भी सेम था, लेकिन यहां पर देखिएगा माइटोसिस में जब मेटाफेज हुई थी वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ साथ थे। ठीक है, लेकिन यहां पर मियोसिस में मेटाफेज में एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था? आपने क्रोमोसोम को तोड़ा था, जैसे ये फर्स्ट टूटेगा तो इसका एक क्रोमेटिड इधर की तरफ जाएगा, इस पोल की तरफ जाएगा, और एक क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट फादर वाला है, उसका एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जाएगा और एक इस पोल की तरफ आ गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्रोमोसोम को हमने तोड़ा नहीं है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम को उठाकर कहां पर ले गए हैं? पोल्स पे। फर्स्ट मदर वाला इस पोल पर आ गया, फर्स्ट फादर वाला इस पोल पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर कैरियोकाइनेसिस जैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा जी? कैरियोकाइनेसिस। तो फाइनली देखिए ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब फिर साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो दो सेल बन गई हैं। अब कंपेयर करिए, देखिए यहां पर भी इसी तरीके से कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब देखिएगा, ये दो डॉटर सेल हैं और ये पेरेंट सेल थी। इस पेरेंट सेल और इस डॉटर सेल को कंपेयर करें, ध्यान से सुने। ब्लू कलर जो है वो क्रोमोसोम फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मदर के, और रेड कलर जो है दैट रिप्रेजेंट क्रोमोसोम फर्स्ट ऑफ फादर। इस सेल और इस सेल को कंपेयर करें, देखिए यहां पर ब्लू कलर भी मिल रहा है और रेड कलर भी मिल रहा है। इस सेल को कंपेयर करिए, डॉटर सेल, इसमें ब्लू कलर भी आ रहा है और रेड कलर भी आ रहा है, लेकिन यहां पर ब्लू कलर के दो क्रोमेटिड थे, यहां पर ब्लू कलर का एक क्रोमेटिड है। या मैं बोलूंगा ब्लू कलर के जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमेटिड है और यहाँ के क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। ठीक है, नंबर तो वही है ना, ये भी फर्स्ट है और यहां पर भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है रेड कलर का, और ये भी कौन है? फर्स्ट है। यानी मदर का भी आ रहा है और फादर का भी आ रहा है, मदर का भी आ रहा है और फादर का भी आ रहा है। क्रोमोसोम फर्स्ट यहां पर भी है, फर्स्ट मदर वाली, फर्स्ट फादर वाली, यहां पर भी मदर वाली और फादर वाली है कंटेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोमेटिड क्या हो गया? कम हो गया। यानी क्रोमोसोम की नंबर क्या रही है? सेम अमाउंट क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, अब इधर देखिएगा बेटा जी, यहां पर क्रोमोसोम फर्स्ट मदर वाला भी है और फादर वाला भी है पेरेंट में, लेकिन डॉटर सेल में देखिए, इस डॉटर सेल में केवल मदर वाला है, फादर वाला है ही नहीं। इस डॉटर सेल में फादर वाला है, मदर वाला ही नहीं है। यानी क्रोमोसोम की नंबर आपने क्या कर दी है? कम कर दी है। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये डॉटर सेल कौन सी फेज में गई हैं? इंटरफेज में, जिसमें पहला क्या था? जीवन, सेल ऑर्गेनल्स बढ़ जाएंगे, प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सी फेज आई थी? एस। अब जरा सोचिए, एस फेज हम क्यों लेकर आए थे? यहां पर ये जो क्रोमोसोम था फर्स्ट मदर वाला और फर्स्ट फादर वाला, इस क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था,
तो हमें क्या करना है, क्रोमेटिड को बढ़ाना है, तो हमने रेप्लिकेशन किया था, डुप्लीकेशन किया था क्रोमोसोम का। कौन सी फेज में, एस फेज में। ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट मदर पे एक नया क्रोमेटिड आ गया, सिमिलरली क्रोमोसोम सेकंड पे एक नया क्रोमेटिड आ गया था। अब जरा सोचिए, इस डॉटर सेल को जब ये बड़ी हो रही है तो पेरेंट सेल से कंपेयर करें तो क्रोमोसोम की नंबर सेम है या नहीं है, फर्स्ट मदर फर्स्ट मदर, फर्स्ट फादर फर्स्ट फादर, हो गई ना। लेकिन जरा सोचिए, ये जो सेल जो थी इसके अंदर क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है कि दो क्रोमेटिड है, दो है ना। अब जब दो है, यहां पर तो एक था, यहां पर दो है, तो क्या मुझे यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन करने की जरूरत है क्या? हमें यहां पर रेप्लिकेशन क्यों किया था? क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था, यहां पर एक क्रोमोसोम में ऑलरेडी दो क्रोमेटिड है, तो क्या मैं रेप्लिकेशन करूंगा? नहीं। तो ये सेल जीवन फेज में तो जाएगी, लेकिन जीवन के बाद एस फेज नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर रेप्लिकेशन नहीं कराना, क्योंकि क्रोमोसोम ऑलरेडी कंटेन टू क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो एस फेज नहीं होगी, सीधा जीवन के बाद क्या आएगी, G2 आएगी। ऐसी ग्रोथ फेज जिसको मैं अगर इस ग्रोथ फेज से कंपेयर करूं तो माइटोसिस में जो ग्रोथ फेज थी उसमें तीन फेज थी, G1, S, G2। लेकिन यहां पर मियोसिस फर्स्ट जब हो जाएगा, क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद जो ग्रोथ फेज आएगी उसमें केवल क्या आएगी, G1, फिर क्या आएगी, G2। S फेज नहीं है। सच ग्रोथ फेज इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। सो आप मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस? तो याद रखना, इंटरफेज दो एम फेज के बीच में मिलेगी जिसमें G1, S और G2 हो रही थी, जबकि इंटरकाइनेसिस किसके बीच में मिलेगी, मियोसिस फर्स्ट यानी M1 और M2 के बीच में मिलेगी, जिसमें S फेज नहीं होगी, केवल क्या होगी, ग्रोथ फर्स्ट होगी और ग्रोथ सेकंड होगी। अब आप अच्छे तरीके जानते हैं, ग्रोथ सेकंड फेज होने के बाद में जब ये डॉटर सेल बड़ी हो जाएंगी तो ये कौन सा डिवीजन शो करेंगे, मियोसिस सेकंड, जो एग्जैक्टली हूबहू किसके जैसा है, आपके माइटोसिस के जैसा, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं किसके बारे में, माइटोसिस। तो बेटा जी ये खत्म हुआ है क्या हमारा मियोसिस। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपकी मियोसिस की, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मियोसिस पर्टिकुलरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है, ताकि क्या बन सके, आपके गैमेट्स बन सके। वो गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे जो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। जब दो पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज्ड होंगे तो उससे क्या बनेगा, जायगोट, व्हिच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मियोसिस क्यों हुआ था, क्या बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट मियोसिस, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने दो तरीके के सेल डिवीजन देखे, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है, इसका मैं असाइनमेंट दूंगा, उसको आप कंप्लीट करिएगा। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।